अच्छा जी सर। कोई क्वेश्चन छुट्टी करवा रहे थे? इससे अच्छी बात है। हो गया। के लिए एक छुट्टी करती हूँ। हाँ सर। सीलिंग वाला तरीका तो कोई छुट्टी की जरूरत नहीं, बस आए और बस पेपर करें फ्रेश माइंड के साथ। रात नींद पूरी करें। वो जो न्यूरॉन्स है ना, परसेप्ट्रॉन्स, वो वाले परसेप्ट्रॉन्स की करें। ऑप्टिकल ब्रेन डैमेज होता है। हाँ, ऑप्टिकल ब्रेन डैमेज लॉस 30 इयर्स। सर ओके सर, सो हार्ड लिमिटिंग का मैं एक्टिवेशन हमारा फंक्शन पे पहुंच चुके हैं। मैं अभी भी आ रहा हूँ एप्लीकेशन। इनफैक्ट नाउ दिस इज द न्यूरल मॉडल जो मैथमेटिकली हम इसको फोकस कर रहे हैं। यही न्यूरल मॉडल कंप्लीट आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के अंदर हर जगह पे इंप्लीमेंटेड है। सिमिलर न्यूरॉन एट मल्टीपल प्लेसेस, सो वी गेट नंबर ऑफ इनपुट्स, all inputs are multiplied by weights and a bias is added, and that value is summed up. Once it is summed up, this value goes into a function, which is the activation function, and ultimately that is the output. This activation function can come in many forms, just like anything else. So this whole phenomenon is inspired by human brain. जस्ट लाइक हम इनपुट्स को भी मेक करते हैं, हम एक बायस में रखते हैं और उसके बाद रिस्पॉन्ड भी हम एक खास थ्रेशोल्ड के लिहाज से करते हैं। तो ये सारी चीजें इंसानी दिमाग से इंस्पायर्ड है। तो जो बायस का रोल है, दैट इज टू प्लेस द बाउंड्री ऑफ थ्रेशोल्डिंग एज पर द ऑप्टिमल डिसीजन मेकिंग। ये इक्वेशन आपके पास अगर x1 इक्वल्स टू x2 है तो आप 1 से पास ऑन करेंगे। अगर इंटरसेप्ट आप +1 करें तो ये लाइन ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, -1 करें तो नीचे शिफ्ट हो जाएगी। तो ये लाइन कैन मूव बेस्ड ऑन बायस अकॉर्डिंगली योर डिसीजन values or the outputs change. Now, these are the various activation functions which we find, and they are inspired how humans behave differently. So sometimes we behave like this. एक खास थ्रेशोल्ड तक जो बर्दाश्त करते हैं, उससे पहले हमारी इनपुट कुछ नहीं होती, और उसके बाद जब तक मैक्सिमम आउटपुट या मैक्सिमम रिस्पॉन्स पे आप चले जाते हैं। दिस इज कॉल्ड हार्ड लिमिटिंग एक्टिवेशन फंक्शन। ये इसका मैथमेटिकल रिलेशनशिप है। इट्स वेरी easy to understand that it will be zero beyond certain value, and yeah, up to a certain value, and once it reaches to that threshold, it goes to a one. On the other hand, this function is called piecewise linear function. This performs this says to some zero value up to a point, then it performs a regular output input relationship, just like whatever is the input, say is the output, and ultimately it then settles down on some maximum value. This is called piecewise linear activation function. Another one is sigmoid activation function. This is mathematical expression where V is your input and phi V is your output. This is the mathematical representation. It is again different than the other two. And another one is hyperbolic tangent. So these all are how we behave based on the neurobiologist input. These activation functions have been defined. Any of them can be used. डीप लर्निंग के केस में बहुत सारी चीजें मैंने पहले जैसे कहा था कि वो एक ब्लैक बॉक्स मॉडल के तौर पे आपको दिए गए हैं, तो उनमें आप ये चीजें पूछ ही नहीं जाती। बट ये कि अगर आप चाहें ट्विकिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। मॉडल खोल के आप उनके अंदर जाके इनको वेरी कर सकते हैं, और जब वेरी करते हैं तो यू कैन नेम इट अ सेपरेट CNN और सेपरेट डीप लर्निंग नेटवर्क एज वेल, चेंज हो सकता है। लेकिन योर क्वेश्चन आंसर इज यस, वी डू नॉट डू इट, बट इन मशीन लर्निंग वी डू गिव सम वैल्यू। अगेन यहाँ भी कुछ डिफॉल्ट फंक्शंस होते हैं। आप समटाइम्स वी डू नॉट नीड टू गिव द वैल्यू। डिफॉल्ट के तौर पे वो हार्ड लिमिटिंग यूज करेगा या पीस वाइज लीनियर यूज करेगा।
जो हम यूज करें टाइप ऑफ लाइक आप रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क यूज कर रहे हैं या फीड फॉरवर्ड बैक प्रोपेगेशन यूज कर रहे हैं या परसेप्ट्रॉन मॉडल यूज कर रहे हैं, उनके अंदर डिफॉल्ट फंक्शन भी है। तो डिफॉल्ट के अंदर वो फिक्स वैल्यू इट टेक्स ऑन एंड यू कैन चेंज इट एज वेल। अगर आप उनके आर्गुमेंट को चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं। तो ये चार बड़े कॉमन है एक्टिवेशन फंक्शन। a rare function is Gaussian function which behaves like this, ये मैथमेटिकल इक्वेशन है। और जैसा मैंने कहा कि अगर इस एक्टिवेशन फंक्शन को आप न्यूरॉन मॉडल में यूज करेंगे यानी किस जगह यूज करेंगे, तो अब ये न्यूरॉन एंड सेट ऑफ न्यूरॉन्स जो कि इस नेटवर्क के अंदर यूज होंगे उसको हम Gaussian function neural network का नाम देंगे, because it is using it and accordingly functionalities are being checked कि ये रिजल्ट्स कैसा देगा। एंड यू सॉ इट, इसका काम क्या है, इसका काम एक थ्रेशोल्ड के लिहाज से रिस्पॉन्स देना है, यानी क्लासिफिकेशंस के अंदर असिस्ट करना है, आपको बाउंड्रीज बनाना है। तो अराउंड वन लेयर एक ही फंक्शन को हर न्यूरॉन का एक फंक्शन होता है सर। जब आप एक नेटवर्क बनाते हैं तो आप हर लेयर के अंदर एक्टिवेशन फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। अराउंड वन लेयर देयर कैन डिफरेंट फंक्शन, along a layer it will be singular but along different layers you can change, along one layer it will remain same, it will be one type of one function। लेकिन अगेन सर देखिए, आप में सर मैंने कहा ना ये ओपन चीज है, आपने एक चीज डिसाइड कर ली, आप एक नेटवर्क बनाना चाहते हैं कि जी मैं हर न्यूरॉन को डिफरेंट एक्टिवेशन फंक्शन दूंगा, यू कैन क्रिएट अ नेटवर्क लाइक दिस एंड देन चेक द परफॉर्मेंस की क्या इसका इम्पैक्ट वाकई पॉजिटिव है। करना चाहे तो कर सकते हैं, प्रोबेबली यू मे गेट अ गुड रिजल्ट एंड यू कैन डिक्लेयर इट कि जी ये नेटवर्क नो इज नो मोर अ रेगुलर फीड फॉरवर्ड बैक प्रोपेगेशन नेटवर्क, इसका नाम कुछ और रख रहा हूँ मैं आज के बाद, जिस तरह से लोग रखते हैं स्पाइक न्यूरल नेटवर्क, रिग्रेसिव न्यूरल नेटवर्क, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, ये बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स रखे गए, स्ट्रक्चर पे वेरिएशन की गई है और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को जैसा का हिट एंड ट्रायल पे चेक किया गया और अकॉर्डिंगली अगर उनको नजर आया कि इसका कोई इम्पैक्ट फायदा हो रहा है तो उसको उन्होंने नाम दिया रहे। लेकिन अगेन इसकी इंस्पिरेशन ह्यूमन ब्रेन से, क्या हमारे दिमाग में ऐसे न्यूरॉन्स हैं कि जो डिफरेंट, हर एक का डिफरेंट एक्टिवेटिंग फंक्शन हो। दिस हैज टू बी सीन इफ वी गेट सम theoretical backing for this then we use it, ऐसे नहीं होता, हैपोथेटिकल नहीं करना। we need to have some theoretical backing from neurobiologists। तो दे से हाँ यार ऐसे इंसान है, ऐसे इंसान है जो कि दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं जिनके इंडिविजुअल न्यूरॉन्स भी डिफरेंट तरीके से एक्टिवेट होते हैं, एक स्टाइल में नहीं एक्टिवेट, पॉसिबली यू कैन डू दैट। ठीक है, सो मैं सर जो आपको इटरेट कर रहा हूँ कि ये दिस इज द गॉसियन फंक्शन एंड बेस्ड ऑन दिस अ टाइप ऑफ नेटवर्क इज डिफाइंड। सिमिलरली रेलू फंक्शन बड़ा कॉमन है, सीएनएस के अंदर यूज होता है, ये इसकी मैथमेटिकल रिलेशनशिप है, इसकी वेरिएशंस है बहुत सारी, लाइक इट बिहेव्स एट नो वैल्यू टू सर्टेन लिमिट एंड देन बिहेव्स इन अ रेगुलर फैशन in a linear way and this is called rectified linear unit। इसका एक वेरिएशन इसको हम लीकी वैल्यू कहते हैं। लीकी वैल्यू ये करता है कि वो ये इससे पहले कंप्लीट जीरो नहीं रहता बल्कि एक छोटा सा ग्रेडियंट इधर भी दे के रखता है विद अ स्मॉल अल्फा। So this alpha is of the level of very small value. So again it doesn't keep it all zero, यानी इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कुछ न्यूरॉन्स को बिल्कुल ये डेड कर रहा है, कुछ न्यूरॉन्स की आउटपुट को बिल्कुल खत्म कर रहा है, जीरो कर रहा है। लेकिन अगर आप नहीं चाहते कि सारे वो न्यूरॉन्स या मेरा स्ट्रक्चर में सब न्यूरॉन खत्म हो जाए तो आप एक छोटा सा वेरिएशन रखेंगे। मैं इसी का पिक्चर देखें हम, तो मैं ये आउटपुट्स हैं, दीज आर द आउटपुट्स ऑफ द टू थिंग्स कि अगर ये -2 इनपुट पे आ रहा है तो वैल्यू जो है वो उसको जीरो करेगा, लेकिन बी की वैल्यू उसको एक वैल्यू दे देगा। नेगेटिव इनपुट पे स्टिल कुछ वैल्यू दे रहे हैं, यानी जीरो से पहले वाली वैल्यूज पे कुछ आंसर्स आ रहे हैं डी की वैल्यू के अंदर, लेकिन फॉर अ रेगुलर वैल्यू इट इज जीरो। दैट्स कॉल्ड इट्स अ वेरिएशन ऑफ, इसकी शक्ल तो इस तरह होगी, लाइक ये जो ग्रीन लाइन है इट्स अ स्मॉल, ये बिल्कुल जीरो नहीं है, थोड़ा सा एक वेरिएशन है, सो इट्स कॉल्ड लीकी वैल्यू। फर्दर कुछ और वेरिएशन एक्टिवेशन फंक्शन, ये एडवांस एक्टिवेशन फंक्शन है, इसमें एक सीलू के नाम से कॉल्ड स्केल्ड एक्सपोनेंशियल लीनियर यूनिट। अकॉर्डिंगली जो इलू है ये एक्सपोनेंशियल लीनियर यूनिट है, जो कि ये ऑरेंज वाला फंक्शन है ये इलू है, और जो ये वाला फंक्शन है जो कि स्केल्ड यानी नेगेटिव साइड को भी स्केलिंग फिनोमेना दे रहा है, इट इज कॉल्ड द सीलू फंक्शन। जो अभी योलो वर्जन की सर ने बात की थी, योलो वर्जन 9 के अंदर जो एक्टिवेशन फंक्शन है वो सीलू यूज हुआ। तो अगेन ये देखिए क्या है, ये इसकी इंस्पिरेशन फ्रॉम द ह्यूमन ब्रेन है और उसके लिहाज से इन फंक्शंस को डिफाइन किया जाता है और ये न्यूरॉन्स के आउटपुट पे इस्तेमाल होता है।
ऐसे ही आप एक टाइप ऑफ एप्लीकेशन कह रहे हैं, डेटा सेट मींस एक एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन के लिहाज से आप इन एक्टिवेशन फंक्शन को सेट करके और आप जो डीप लर्निंग मॉडल में हमने ये काम आपको करके दे दिया। लाइक यूनो वर्जन 9 आप यूज करेंगे उसमें ऑटोमेटिकली सिंपल फंक्शन यूज हुआ होगा, क्योंकि इट स्टेट्स कि मेरा यूनो वर्जन 9 इज इफेक्टिव ऑन दीस टाइप ऑफ एप्लीकेशंस, so need not to alter the structure or architecture, keep it as it is and just apply or give your database to get the results. How can we just say extend ये function use करें? मैं ये कह रहा हूँ कि हमने तो ये अब डिफाइन करना ही नहीं, लाइक यू आप तो यूनो वर्जन यूज करना है। लाइक आपने कहा कि मेरा प्रॉब्लम है ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन का, ठीक है, या डिफेक्ट क्लासिफिकेशन। तो डिफेक्ट क्लासिफिकेशन में यूनो वर्जन यूज होते हैं। यूनो वर्जन 4 से लेके फर्स्ट वेरिएंट हुआ डिक्लेयर्ड एज यूनो वर्जन 4, 5, 6, 7, 8, अभी लेटली 9 वर्जन एक्टिव है। 9 के आर्किटेक्चर में माइनर वेरिएशन है और कुछ एक्टिवेशन फंक्शन चेंज किए गए हैं, पर दे क्लेम कि हमारा जो डाटा है वो या हमारा रिजल्ट से ज्यादा इफेक्टिव है। तो वहाँ ऑटो पे उसके जो रिसर्चर्स हैं या जो डेवलपर्स हैं हमने इसको चेक करने के बाद फिक्स कर दिए। They are not asking you to change it. But again, my point is कि open source है, आप चाहे तो जाके change कर सकते हैं। Then you apply various things and check, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा जब तक आप results को check नहीं करें। You may try यदि मैंने cello use नहीं करा, मैंने elo use कर, आप try कर लें, you will see the results क्या उसका impact हुआ है। तो फिर ये क्वेश्चन है कि results को आपने check करना है, results को मुझे पता होता है, मतलब प्रॉब्लम कुछ पता होता है। इस चीज में तो हमेशा एक आपके पास डाटा सेट होता है, रिजल्ट्स होते हैं, एक्सपीरियंसेस होते हैं। जब आपने ट्रेन और टेस्ट टेस्ट और ट्रेन दोनों काम करते हैं ना, तो आपके पास जब तक पुराना डाटा नहीं है, नया डाटा तो उसके बाद आएगा, तो ग्राउंड ट्रूथ हमेशा होता है आपके पास। इसका मतलब है कि एक डिफरेंट एक्टिवेशन फंक्शन के साथ एक ट्रेनिंग आप कम्युनिकेशन की करते हैं, ऐसे ही आप क्लेम लीड दे रहे हैं। The developers claim the same thing, that we are getting the results with more accuracy, probably with more precision, but in lesser time, with less epochs, with less computational efficiency, ये या ज़्यादा computational efficiency, less computational resources. तो इस तरह की चीजों को वो optimize करते हुए लेके चलते। So this is the activation function, like ये उसकी mathematics, C loop की mathematics है something like this। ये equation यूज होती है, x is the input and fx is the output, जो कि इस तरीके से behave करती है कि खास वैल्यू से जब वैल्यू बढ़ेगी तो वो लीनियर हो जाएगा, उससे पहले ये scale downward trend होगा, and this is a scale downward trend giving some value once your inputs are less than or equal to 0. So this is called, this is the elu function, this is the silu function। यहाँ पे एक स्केलर वैल्यू मल्टीप्लाई हुई है, इसके साथ यहाँ पे यूनिटी वैल्यू, तो इसी बेस के ऊपर एप्लीकेशन फंक्शन। और ये टिपिकल वैल्यूज भी मेंशन है कि जो अल्फा है यहाँ पे वो तकरीबन इस तरह से दिया जाता है और गैमा जो है वो 1.0507, बट दिस कैन टेक ऑन एनी वैल्यू। तो फिगर जो है ग्राफिकल नेचर उसकी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दे रही है किस तरह से ये फंक्शन जो है वो यूज होता है। तो अल्टीमेटली जो है वो आप इनको इस्तेमाल करते हैं और जो एम है वो तो obtain सर्टेन लाइन है, और हमने इसको इस पर्सपेक्टिव से यूज भी किया। और फिर हमें यहाँ पे नजर आता है कि जी ये जो परसेप्ट्रॉन्स हैं दे आर इफेक्टिव फॉर सर्टेन प्रॉब्लम्स एंड मे नॉट बी इफेक्टिव फॉर सर्टेन प्रॉब्लम्स। हमने इनमें कुछ प्रॉब्लम्स को बाय हैंड किया भी और करके देखा, और अकॉर्डिंगली हमारा नतीजा यही था कि दिस थिंग इज हैज गॉट इट्स लिमिटेशन। तो अल्टीमेटली जो सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन है वो इस तरह की चीज है, ये एक सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर है और ये कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करता है। और इसका फायदा ये है कि अगर आप एक सिंपल स्ट्रक्चर यूज करके एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, दैट इज ऑलवेज प्रेफर्ड इन दी मशीन लर्निंग डोमेन। So there are many things which is solved by this type of architecture, in which many input comes with base and activation function decides about the output. This is a single layer perceptron, और say अगर ये एक with one neuron it could be with 2 neurons, with 3 neurons, with 4 neurons, each neuron giving the output for its specific trained type of structure। ये बड़ा commonly use होता है in the character recognition problem, जो एक practical problem है। लाइक ये जो आपको अगेन एप्लीकेशन पे अगर आ जाओ, और इसकी एप्लीकेशन ये अभी लेटली एक एचएससी फंडिंग में डेवलप हुई है, एंड बिकॉज ऑफ इट्स सिंपलिसिटी ये उसको एक्सेप्ट भी किया गया।
There are two types of recognition problem in such like एक को हम कहते हैं optical character recognition, which are in fact for the printed characters, and there is handwritten character. They are very required type of application in very common. और जो it's one of the most common commercial application of AI as well. और एम क्या होता है कि आप प्रिंटेड या रिटन टेक्स्ट को जो है आप एससी फॉर्मेट में या नंबर फॉर्मेट में ब्रेक करें और able to convert it to some speech for the people with reading disabilities ताकि उनको वो चीज समझ आए कि क्या लिखा हुआ है। और इसमें जो ज्यादा चैलेंजिंग टास्क है वो हैंड रिटन होता है क्योंकि हाथ से लिखना हर एक का एक डिफरेंट तरीका है, उसको भी अगर आप शामिल हैं तो मच बेटर। So accordingly, there are various systems which are being developed. Like a recogging program है ये characters को as well as numbers को identify करता है with some amount of accuracy by converting them into some strokes form and ultimately उनको कुछ numbers देके और it is utilized for the recognition of. और like ये अगर आपके कुछ numbers हैं जिनको आपने recognize करना है, it could be from 0 to 9, इसके बहुत सारे combinations पे बन सकते हैं but basic numbers जो है वो यही होंगे। Similarly अगर इसको मैं चाहूँ कि मैं इसको pre process करूँ तो this could be a way of doing it that you जहाँ जहाँ पे strokes आ रहे हैं वहाँ पे आप एक नंबर डिसाइड कर लें और जहाँ पे strokes नहीं है वहाँ दूसरा नंबर डिसाइड करें। Now it depends upon person to person. मैंने इसको इस तरह डिसाइड किया है, प्रोबेबली हमजा कहेगा कि ये सारे जीरोस कर दो, इन सारों को 10 कर दो, but this is not mandatory. This is printed correctly. But similarly हैंड रिटर्न को भी कर सकते हैं आप, हैंड रिटर्न को भी कर सकते हैं कि डी प्रोसेस आप हैंड रिटर्न पे भी अप्लाई कर सकते हैं। कैन ऑलवेज क्वांटिफाई हैंड रिटन कैरेक्टर कैन हाथ से लिखते हैं और उसको आप मुख्तलिफ तरीकों से ट्री लिखते हैं और वो सारे ट्री कैन बी टेकन अप एज ए ट्रेनिंग पैटर्न्स फॉर दी परसेप्ट्रॉन सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन। क्योंकि ये प्रॉब्लम्स एक सिंपलीफाइड तरीके से सॉल्व करके ज्यादा जल्दी रिजल्ट्स लिए जा सकते हैं। और ये जो एम्बेडेड सिस्टम होते हैं ना, जैसे जो सर्किट ब्रेकर्स होते हैं आपके या जो एक सिंपल सिस्टम एक्सटेंशन होती है इसको बेसिक कहते हैं एप्लीकेशन स्पेसिफिक टाइप्स इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड करेंगे, लेकिन ये कि आप ये खास काम के लिए एक कोड एम्बेड या वर्न कर देते हैं चिप के अंदर और वो चिप जो है आपके सिस्टम पे फिट हो जाती है और ऑन दी रन वो काम कर देगा। ये जितनी कम कॉम्पिटिशनली प्रोसेस के थ्रू चलेगी उतनी ये ज्यादा पॉपुलर होगी दुनिया में, जितनी ज्यादा उसमें प्रोसेसिंग इन्वॉल्व होगी उतनी मुश्किल होगी। तो आप हार्ड या जो कहना कि जो मुश्किल एआई के एल्गोरिथम्स हैं या डीप लर्निंग के मेथड्स हैं वो आप उनमें अभी तक एम्बेड नहीं कर पाए। They are always done on the machines in the supercomputers or in some hard in resourceful environments और वो इनके ऊपर होते हैं। अभी तक it has yet not gone into something which can be used in the market कि आपके हाथ में एक स्पीकर है उससे इस्तेमाल करें। तो ये जो सिंपलर सिस्टम्स है जिसको हमने नाम दिया था परसेप्ट्रॉन्स का, सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन with single neuron or multiple, they are just doing some simple multiplication and applying a hard limiting activation function. So they are popular in a way कि इनके ऊपर कुछ इस तरह के आईसी बेस्ड सिस्टम्स बने और वो अकॉर्डिंगली यूज भी हुआ। तो उसमें ये एक मैं ऐसे उसके एक बैकग्राउंड बिल्ड कर रहा हूँ कि यू कैन ऑलवेज हैव समथिंग लाइक दिस फॉर द नंबर्स और अगर कैरेक्टर्स हैं तो यू कैन गो फॉर द कैरेक्टर्स एज वेल। ठीक है सर, इतनी आंसर हमारी थोड़ी सी याद करेंगे। श्योर। So ये कॉलेज में एक चीज जो है करेंगे ना सर वो बिल्डिंग पे होना चाहिए होनी चाहिए समय पे लाइक आप ये कर सकते हैं कि अपनी कॉफी आप ले आए ऑलवेज रेकमेंड कि क्लास में आप कुछ इस तरह की चीज रखें। अब वो एक एक किया गया वो अच्छा सा वो थर्मोस नहीं रहता बड़ा जबरदस्त गर्म रखता है और साथ में इसको क्योंकि मैं भी कोशिश करता हूँ कि कोई ना कोई कॉफी साथ रखूँ। ओके सर, तो मैं यहाँ पे सिर्फ आपको ना एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को आप लिंक कर रहा हूँ, इसमें हम क्लोज भी करेंगे। हमारी इधर आज एक वो फेयरवेल गैदरिंग भी है तो सब नमाज में चलेगी ओके है। इसको हम एक दफा जरा फास्ट पेस में मैं करता हूँ और अगर कोई चीज आपको स्टिल ना समझ आए तो मेरी क्लास में डिस्कस। तो इनफैक्ट देखिए अब ये जो सिंपल स्ट्रक्चर है ना इसमें ये जो कंप्लीट पैटर्न है ये एरे की फॉर्म में फीड किया जा सकता है स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर गोइंग दिस वे कमिंग हियर और ये पूरी एक प्रोसेस में चलेगा और यहाँ तक पहुंच जाएंगे और इसको आप वन बाय वन ये इनपुट फीचर्स के तौर पर ट्रीट करें, इनके साथ वेट्स मल्टीप्लाई करें
weights could be decided manually as well to make it more efficient. क्या आपको weight की calculation करनी नहीं पड़ती. You can decide on certain weights right there and then by doing some mental math, जो कि इस एप्लीकेशन में किया गया है. ठीक है. So इस तरीके से आउटपुट जनरेट की जा सकती है. दिस इज अ सिंपल परसेप्ट्रॉन. इसमें कोई कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर इस्तेमाल नहीं होता. ये एक यानी इसको भी आप अगर कैरेक्टर्स के लिए चाह रहे हैं तो आप कैरेक्टर्स के लिए भी इसको लेके चल सकते हैं. अगर आप नंबर्स के लिए चाह रहे हैं तो नंबर्स के लिए लेके चल सकते हैं. तो मैं एक एग्जांपल से ज्ञान देता हूँ कि रेंजाइम ने ये दिस इज अ कंपनी व्हिच हैज मेड अ प्रोडक्ट. अगेन इट्स अ प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ सिस्टम और इनका एक बड़ा सिंपलीफाइड किस्म का एक मॉडल है जो कि अगेन कैरेक्टर रिकॉग्निशन बेस्ड है. ये एक और सिस्टम से इंस्पायर्ड है क्योंकि ये एप्लीकेशन है. इसको आप बैंकिंग में भी यूज कर सकते हैं, नंबर ऑफ अदर फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर. और ये जो पैटर्न ट्रैकिंग कैपेबिलिटी है ये हैंड राइटिंग को चेक्स की प्रोसेसिंग के वक्त पढ़ने के लिए यूज करते हैं. और ये एक जर्मन कंपनी है जो कि बैंक्स के लिए उसने एप्लीकेशन बनाई है और पाकिस्तान में रेंजाइम ने एक काम किया है, एचईसी का प्रोजेक्ट किया है. इसी सिंपलर परसेप्ट्रॉन मॉडल को यूज करके एक सिंगल जो परसेप्ट्रॉन है वो इमेज रिकॉग्निशन कर सकता है. एक सिंगल सिंगल परसेप्ट्रॉन इमेज को नहीं पढ़ सकेगा सर, डाटा को पढ़ेगा. लेकिन इस केस में आप देखिए मैं एक इमेज को पढ़ रहा हूँ बट इमेज को डाटा में कन्वर्ट करना पड़ता है इन एनी केस. ठीक है. तो अगेन कुछ शायद आपके सवाल के जवाब जब आप सीएनएस पढ़ लेंगे तो ज्यादा अच्छा जवाब आपको खुद ही आप देंगे. आपको कभी अभी तक कवर किया उस पर क्लास कर लेंगे. सो व्हाट वी हैव के अगर ये सिस्टम को जो जो सिस्टम इन्होंने डेवलप किया मैं उस पर आ जाता हूँ कि दिस इज अ number or similarly there is a character. So it can be pre-processed and weights can be assigned there and then in the application. Like ये weights तो आप देखें तो क्या आप ऐसा कोई मैथमेटिकल रिलेशनशिप डिफाइन कर सकते हैं. बिकॉज वी नो कि क्या होता है सारे इनपुट्स वेट से मल्टीप्लाई होते हैं और एक आंसर आता है विच इज ग्रेटर देन सम वैल्यू. मैं उसको जीरो डिक्लेयर करूं तो वो नंबर है. अगर उससे कम या बराबर है तो वो नंबर वो नहीं. अगर सिर्फ मैंने थ्री को क्लासिफाई करना है कि थ्री थ्री है बाकी जीरो भी थ्री नहीं है, वन भी थ्री नहीं है, टू भी थ्री नहीं है, एक बाइनरी सिस्टम बनाना है हमें तो ये सिस्टम बना सकते हैं सिंप्लीफाइड तरीके से. तो अगर मैं इधर आपसे पूछूंगा कि अगर ऐसी क्या वैल्यूज में दूं क्योंकि ये मैंने इस वक्त तो प्री प्रोसेस कर दिया. ये एक्स आ गए सारे x1 से लेके x64 तक आ गए. क्या w1 से लेके w64 तक दूं, क्या बायस दूं कि ये थ्री डिक्लेयर हो जाए और कोई और थ्री डिक्लेयर ना हो. अगर मैं आपसे पूछूं which is done by Renzyme to bring it into a ASIC. थ्री को रिकॉग्नाइज करो. मैं तो अभी लेके चल रहा हूँ थ्री से मैं आपको मल्टीपल कैरेक्टर्स पे लेके जाऊंगा इसके बाद. कि अगर ये थ्री कर लें आप तो मल्टीपल मैंने अगर थ्री का हो जाएगा टू का भी हो सकता है, वन का भी हो सकता है, जीरो से लेके नाइन तक हो सकता है, ए से लेके जी तक हो सकता है. ठीक है. यू जस्ट नीड टू सिट फॉर maybe a few days and you can design a system which will do perfectly well for these standard printed characters. Again, there is always a limitation. Remember, we need to put some constraints on your problem. कि मेरा प्रॉब्लम में ये constraints है इनको लेके चलना. इसके अंदर इस वक्त printed characters हैं एक खास डायमेंशन के अंदर है. इट्स 8x8 मैट्रिक्स और उनके एक खास तरीके से वो लिखे गए हैं. उनको अगर हमने डिजाइन करना हो तो हम एक सिंप्लीफाइड सिस्टम यूजिंग अ मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन, आई वुड से मल्टी न्यूरॉन परसेप्ट्रॉन, ये वाला मॉडल है. सिंगल लेयर मल्टी ये वाला बिल्कुल आप सही पहुंच के ठीक जगह पे. दिस वन लाइक एक ए को क्लासिफाई करे, एक बी को करे, एक सी को करे, एक डी को करे और एक जी को करे. जब सिस्टम पे इनपुट आएगी तो ए की भी सबको जाएगी, बी की भी सबको जाएगी, लेकिन ए के केस में ये जवाब देगा, बी के केस में ये जवाब देगा, सी के केस में तीसरा जवाब देगा और इस तरह से 26 न्यूरॉन्स होंगे एक ही लेयर में. And this would make this system, this application very simplified to be implemented in an ASIC. ASIC means application specific IC which can be embedded into a small system which can just scan onto a text document and can give you the result. ठीक है सर. हमने कुछ गेट्स मारी. मैं अभी उस पे अभी उसको लिंक लगा देखिए वैसे हम इधर आ गए इस जगह पे और से मैंने कहा जी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ऐसा किया जाए कि ये सारे देखिए क्या है ये यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर आपके पास x सारे आ गए फॉर दिस पर्टिकुलर प्री प्रोसेस केस. नाउ आई नीड टू डिसाइड अबाउट w's and b.
विदाउट गोइंग इनटू द ट्रेनिंग रूम, यहीं पे डायरेक्ट अगर मैं देना चाहूँ और इस रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करना चाहूँ, तो आपके जहन में क्या वेट की वैल्यूज आती हैं? और जो भी थोड़ी लेटर टाइम ऑफ क्लास है, अगर दिमाग कम चल रहा होता है, आप मैं वही तो कह रहा हूँ, देखिए अब आपने एक सिंप्लीफाइड सॉल्यूशन सोचना है जिसमें इसको 3 डिक्लेयर करना है, और 3 कब डिक्लेयर होता है? अगर इसका आंसर, इस चीज का आंसर 0 से बड़ा आ रहा है, राइट? तो से मैं चले आपको एग्जांपल देता हूँ। आप एक सोच सकते हैं यार कि मैं क्या करूँ, मैं सारे माइनस वंस को 0 से मल्टीप्लाई कर दूं, वेट 0 कर दूं, और सारे यहाँ पे स्ट्रोक है उसको +1 से मल्टीप्लाई कर दूं। काफी आंसर तो आंसर क्या आएगा कि ये लिखो, कितने ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। मैंने कहा कुछ कंस्ट्रेंट्स भी होते हैं इन कैरेक्टर्स में। कंस्ट्रेंट क्या है कि 3 वुड ऑलवेज बी कंसिस्ट ऑफ 14 एलिमेंट्स, क्योंकि कंस्ट्रेंट है। जैसे ही 15 आएगा वो 3 नहीं होगा, चाहे भी उसमें क्योंकि कोई भी हो। बिल्कुल, फिर वो आप उसमें आप और टेस्ट केसेस डाल रहे हैं कि जी मैं और कॉम्प्लिकेट कर रहा हूँ अपने प्रॉब्लम को। मैं कंस्ट्रेंट्स पहले डिफाइन होते हैं, तो कंस्ट्रेंट यहाँ पे, तो इस केस में से इसका आंसर 14 आ जाएगा। और अगर से मैं 22 रख लेता हूँ -13, 22 रख लेता हूँ -13, तो omega I multiplied by xi summed up plus bias, answer is +1 which is greater than 0, it means it's a 3। एक सोल्यूशन ये बन सकता है ना। देयर कुड बी मेनी अदर सॉल्यूशंस एज वेल, जस्ट मूव योर ब्रेन। आप और सॉल्यूशन पे जा सकते हैं, लेकिन अब उनको आपने चेक किसके अगेंस्ट करना है? अगले नंबर से। से अगर मैं यही सॉल्यूशन जो कि मैंने सोचा है इसको लेके चले और अप्लाई करें इसको 8 के ऊपर, 8 के ऊपर अप्लाई करना है, वॉइस चेंज हो गया। तो 8 के ऊपर हमारे पास यही सेम रूल क्या है, जहां जहां -1 है वहां वहां पे आंसर मल्टीप्लाई करें 0 से, जहां पे +1 है और +1 के ऊपर लिमिट है 14 की, 14 कैरेक्टर्स, क्योंकि 3 और नॉट 3 का आप सिस्टम बना रहे हो ना इस वक्त तक। तो 14 +1, लेकिन ये सारे 0 हो जाएंगे, राइट? और देन -13, 8 के लिए भी आंसर +1 आ जाएगा, और वो इसको भी 3 डिक्लेयर कर देगा अगर उसी रूल पे चलते हैं। हाँ जी, कुछ कह रहा था। सर इधर तो बॉक्सेस बनेंगे तो हम कह रहे हैं कोई के 14, लेकिन नॉर्मली बॉक्सेस तो नहीं होंगे अगर हम नहीं होता ना, तो देखो है। इमेज हमारे पास आती है। मैं भी एक एक प्रैक्टिकल मशीन लर्निंग का प्रॉब्लम दे रहा हूँ, डीप लर्निंग का प्रॉब्लम अभी नहीं दे रहा। मैं किसी डीप लर्निंग मॉडल को नहीं दे रहा, मेरे पास हैंड रिटन कैरेक्टर्स तो देखें, क्योंकि अगेन मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, डीप लर्निंग का मतलब ये कि मैंने वो सारी कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज देनी है अपने सिस्टम को एक प्रैक्टिकल एम्बेडेड सिस्टम बनाने के लिए, जो कि इस वक्त तक पॉसिबल नहीं है। आई कैन नॉट प्लेस हाई रिसोर्सफुल कंप्यूटर विद इन अ स्मॉल चिप and given this machine we are so used to. I need to have some very simpler mechanism which would give me results based on some initial very small process. तो इस वक्त तक क्या है कि इमेजेस है, आपने स्कैन किया तो इमेज स्कैन हो जाएगी ना, आपको स्कैन होके नेक्स्ट स्टेप पे क्वांटिफाई होगी। क्वांटिफाई क्या होगी कि ये क्वांटिफिकेशन, ये क्वांटिफिकेशन मैंने करके दिया उसको, मैंने उसमें कोड लिखा है कि जब ये इमेज स्कैन हो इसको ये क्वांटिफाई करते हो। पहली स्टेज क्वांटिफिकेशन मेरे हाथ में है, मैं इसको कुछ भी वैल्यूज दे सकता हूँ, कुछ भी दे सकता हूँ कि एक सोल्यूशन है जिस वक्त हम लेके चल रहे हैं, लेकिन सोल्यूशन को फिर पिच किया जाता है मुख्तलिफ सिचुएशंस के अगेंस्ट कि कहाँ कहाँ पे ये करेक्ट रिजल्ट देगा, कहाँ कहाँ पे नहीं देगा। अगर नहीं देगा तो मैं करेक्शन लगाऊंगा वेट्स के ऊपर, नहीं ये वेट ठीक नहीं है, ये बायस ठीक नहीं है, कुछ और करना चाहिए। मुझे नहीं पता मेरी बात समझ आ रही है, लेकिन ट्राई टू लिंक होपफुली इसको एक दफा हम गो थ्रू करते हैं, तो अगली में आपको शायद जब दोबारा आप इसको देखकर आओगे क्लास में तो आप मुझे ज्यादा से कर सको। तो पॉइंट ये है कि एट को ये सिस्टम ठीक तरीके से क्लासिफाई नहीं करेगा। इट मीन्स के ये वेट की वैल्यूज मेरे लिए ठीक नहीं है। ठीक है, अब जो डिजाइन में काम कर रहे हैं तो फिर सोचा मैं यार कि एक सिचुएशन में काम कर रहा है, मैंने एक सिंपलर सिस्टम बनाना है, सिंपल सिंपल जाने के लिए मेरी मल्टीप्लिकेशन कम से कम होनी चाहिए, ये जो कैलकुलेशन वाला सिस्टम है वो नहीं होना चाहिए, बट आई हैव गेट हैव टू यूज द एआई बेस्ड सिस्टम, क्योंकि फॉर दैट दे अर्न दी फंडिंग। ठीक है सर, तो जब बंदा इस तरह से मिलाना शुरू कर देगा तो उसका मतलब होता है कि आप उसके दिमाग में कुछ नहीं जा रहा। लेकिन ये कि एक दफा आप इसको देखने की स्टार्ट किया फिनिश करके, तो मैं इस तरह से मैं और आगे चलता हूँ कि इससे अब 1 है, 1 भी एक तरह एक नंबर है,
अगर यही सेम रूल 1 पे अप्लाई करेंगे तो अब आंसर क्या आएगा? अगर यही रूल अप्लाई किया तो फिर पहले सारे -1 जीरो हो जाएंगे। बाईस की वैल्यू जो है वो -13 है। हमने कहा जी कि +1 जो है वो जहाँ +1 है वो उसको आप +1 से मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर उसके ऊपर फिक्स है 14 का, तो क्या होगा, इनके साथ भी +1 अप्लाई मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो आंसर आएगा, ये तो हो जाएंगे 6 प्लस के वंस, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएंगे माइनस के वंस, तो आंसर आ जाएगा -2 एंड -14, उसमें ऐड करेंगे -14, तो आंसर आ गया -16। मैंने साथ ही परसेंट और लगाया था, +1 आप +1 से मल्टीप्लाई करेंगे 214 से ऊपर नहीं जाएंगे, क्योंकि जो 3 से शुरू किया था उसमें 14 जगहों पे +1 था, तो कंस्ट्रेंट ऑन द कोड इज कि 14 +1 मल्टीप्लाई होने चाहिए। इधर हम 1 को डिटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन इधर रूल इस पे अप्लाई नहीं करते। इस पे वो रूल तो वही अप्लाई होगा ना, लेकिन यहाँ पे आपके रिजल्ट्स वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे वो चेक कर रहे हैं, तो जीरो होते हैं। तो इस केस में आपके पास आंसर आ रहा है -16, यहाँ वो करेक्टली अप्लाई हो रहा है, ये 3 नहीं है क्योंकि नंबर इज लोअर देन 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ केसेस में मेरा रूल अप्लाई हो रहा है, कुछ में नहीं हो रहा, ये आई नीड टू अप्लाई द करेक्शन विदाउट गोइंग इनटू दैट लूप प्रोसेस जो कि मशीन लर्निंग का करता है। मशीन लर्निंग ही कर रहा हूँ, लेकिन मैं वेट्स को मैन्युअली असाइन कर रहा हूँ टू मेक माय प्रोसेसिंग इजी, राइट। तो इस तरह से आगे भी जा सकते हैं। इसे मैं एक ट्री लेता हूँ विद 1 बिट इन एरर। इस केस में इसको 3 नहीं पहचानेगा, क्योंकि क्या होगा कि इधर इसके आंसर आ जाएंगे 14 के साथ +14, ये नंबर चूंकि 14 से ऊपर है, ये इसको क्या करेगा, 0 से मल्टीप्लाई करेगा, राइट। तो अल्टीमेटली आपके पास आ गया 14 और एक -13 आपने सिस्टम में ऐड किया है, तो इसको एक करेक्टली आइडेंटिफाई कर लेगा, फिर बस बेटर इस केस में कर लेगा, कर लेगा। इट मींस इसे बनाने का मकसद क्या है कि अब ये जो प्री प्रोसेसिंग है ये आपके हाथ में, ये वेट्स आपके हाथ में, लेकिन इस केस में सारे केसेस सॉल्व नहीं हो रहे, तो आई गो बैक टू दी फर्स्ट केस और मैं एक और नंबर असाइन करता हूँ। मैंने एक और सोल्यूशन सोचा कि दी असाइन -1 to the weights of input values that are -1, +1 to the weights of input values that are +1, and -63 to the bias. Maximum +1s are 14, so it means we cannot multiply more +1s with the +1s. So accordingly, अब अगर इस रूल को हम देखें और apply onto the all cases, इधर जाएगा। इस केस में अगर -1 को -1 से मल्टीप्लाई करें, +1 को +1 से मल्टीप्लाई करें with a number of +1 that's 14, the answer comes out to be 64, +64, क्योंकि सारे प्लस हो जाते हैं। y is -63 है, साथ साथ लिखता रहूं मैं, कहते हैं नीचे तो लिखा हुआ जल्दी लिखा हुआ एक जगह। यहाँ पे मैंने बाकी केस लिखे, अगर ये परफेक्टली 3 था तो उस केस में तो ये 64 -63 equals to +1 which is greater than 0, so it is declared as 3। आप 8 वाले को देखिएगा, यहाँ मैंने इसका नंबर नीचे लिखा हुआ, आप जब दोबारा घर जाएंगे, क्योंकि सॉरी 64 इसलिए आता है कि आप -1 से मल्टीप्लाई +1 को +1 से, तो -1 50 थे, 50 के प्लस हो गए, 14 जो थे प्लस के थे ऐड हो गए 64। अब इस आपने 2263 करना है -64, अब उसी सेम को हमने सारे टेस्ट केसेस पे अप्लाई करके देखना है। अभी ये मैं सिंगुलर बाइनरी क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ, आइदर फ्री और नॉट फ्री। अब 8 आ गया था, अब देखिए 8 के अंदर आप उसी रूल को अप्लाई करें, तो मैंने यहाँ उसका रिजल्ट लिखा हुआ है कि आपके पास आंसर आएगा -7, which is less than 0, so it will be identified as not 3, which is correct. Similarly, जब मैं 1 पे करूंगा तो मेरा आंसर आएगा -15, which is again declaring it not 3, correct. Similarly, to check any other pattern, it will solve all the patterns. And this has solved your major problem that you have not gone into the computation. You have just fixed the values and it is used for that character which is just scanned and multiplied by the converted to the numbers and multiplied by your set weights. It gives you the answer. Right, sir? अब ये है सिर्फ बाइनरी,
बट बाइनरी प्रॉब्लम तो नहीं है, क्लासिफिकेशन तो आपने करनी है मल्टीपल वाली, दैट मींस कि ये प्रॉब्लम तो यहाँ तक ठीक है। इसी केस को जब मैं अप्लाई करता हूँ विद वन बिट एन एरर, इसको ये नहीं कर, इसको ये नहीं कर पाएगा। पिछले वाले वेट्स कर पा रहे थे तो कुछ और को नहीं कर रहे थे, ये वाला केस इसको नहीं कर पाएगा। लेकिन कहाँ कर पाएगा कि अगर मैं बायस की वैल्यू बजाय -63 रखने के, क्यों -63 में आंसर आता है -1, इसको कहेगा ये 3 नहीं है। विद वन बिट एरर इट विल से ये 3 नहीं है, whereas it is 3। इट मींस के बायस को चेंज करने की जरूरत है। सो इफ वी डू द बायस वैल्यू एट -61 तो आंसर कम्स आउट टू बी 2। सो लिटिल अल्टरेशन इज डन। फाइनल क्या हुआ, सारे -1 मल्टीप्लाइड बाय -1, सारे +1 मल्टीप्लाइड बाय +1 with constraint on +1 as 14 and bias at -61. It will correctly identify all the numbers with one bit in error. That is the constraint. 2 bits पे जाएंगे तो फिर बायस को चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, हो सकता है कि आप लोगों को कुछ लोगों के दिमाग में चिंता जा रही है, लेकिन जब जाके आप उसको एक दफा खुद हाथ से मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आई होप आपको चीज समझ आ जाएगी। नहीं आई तो अगली क्लास में तो डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो पॉइंट क्या है कि इसकी बेस के ऊपर इसी तरीके से नम कैरेक्टर्स को भी दिया जा सकता है। सिमिलरली कैरेक्टर्स कैन बी डन। और अगर आप दो कैरेक्टर्स यानी सिंपल एक बाइनरी सिस्टम बना रहे हैं तो ओके फाइन, तब तो आप एक सिंगल आउटपुट न्यूरॉन यूज करें। लेकिन अगर आपने 26 कैरेक्टर्स करने हैं तो आप 26 आउटपुट न्यूरॉन्स को यूज करें, सिग्नल है कितने न्यूरॉन है, उतने न्यूरॉन्स यूज करें। अल्टीमेटली जो आपका प्रॉब्लम है जिस तरह से रेजाइन ने सॉल्व किया, दे सॉल्व्ड इट विद द मैनुअल असाइनमेंट ऑफ वेट्स and deciding upon the bias values and then simply using a multiple single layer multi-layer perceptron, सिंगल लेयर मल्टीपल परसेंट, जिसमें आपके 26 न्यूरॉन्स प्लेस कर दिए और उनको फिक्स रेट से एक एम्बेडेड सिस्टम पे ले गए। और नाउ इट विल स्कैन द इमेज, इट विल क्वांटिफाई, इट विल मल्टीप्लाई विद अ फिक्स नंबर विदाउट गोइंग इनटू दैट एआई recalculation process जिसके लिए computational resources चाहिए। printed characters and printed numbers and you can give the results based on a very simpler architecture जो कि किसी भी एजेंट से बहुत सिंपल है और आसानी से आपको एक आउटपुट रिजल्ट कम से कम टाइम में दे दो। So that is an application was designed, ठीक है, but it has got its limitation again। ये इसकी अपनी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से we do not go for we do not use them in many applications, ठीक है, we go towards the multi-layer architecture क्योंकि ये इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करेगा। अभी तो प्रॉब्लम सिंपल था ना, ये वाला प्रॉब्लम हो सकता है जिसको भी सॉल्व किया, ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, इस तरह का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, इस तरह का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, सॉल्व का प्रॉब्लम एक्सक्लूसिव और का प्रॉब्लम भी इससे सॉल्व नहीं होगा। So accordingly, there are two solutions now. Either you go towards the multi-layer architecture or polynomial regression। तो सर आपने सवाल किया था कि अगर एक्टिवेशन फंक्शन ना हो तो वहां पे आप क्या करेंगे, तो मैं चलें इसको या अगली क्लास में कर लें। तो चलिए यहाँ पे फिर हम देख, अब हम इनफैक्ट मैं यहाँ पे क्लोज क्या कर रहा हूँ कि परसेप्ट्रॉन और जो आपके सिंगल लेयर मल्टीपल परसेप्ट्रॉन्स हैं उनकी लिमिटेशंस हैं। नाउ वी मूविंग टुवर्ड्स द मल्टी लेयर आर्किटेक्चर और उसमें पहला सॉल्यूशन है पॉलीनोमियल रिग्रेशन। दैट्स में यू ट्राई टू गो फॉर मेकिंग द इक्वेशन अ बिट कॉम्प्लेक्स बाय डूइंग द फीचर क्रॉस फंक्शंस, और वहां पे आप नॉन लिनियरिटीज को इंट्रोड्यूस करते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और जो इससे भी सॉल्व ना हो उसको आप मल्टी लेयर एएनएन आर्किटेक्चर बोलेगा, जिनकी बहुत सारी टाइप्स हमने आज पढ़ी है। तो कंक्लूड अगर मैं करूँ तो जो आपको मैंने एएनएन आर्किटेक्चर दिए हैं उनको जाके आप पेपर्स को पढ़ के उनके आपने आर्किटेक्चर्स निकालने और उसके आपने थोड़ा सा एक ये स्क्वायर को कास्टिंग वाला पेपर मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन वो तो फीड फॉरवर्ड बैक प्रोपेगेशन आर्किटेक्चर जिसको इम्प्लीमेंट किया वो उस तरीके से। तो आई होप सर चीजें कुछ ये लिंक हुई है और आप स्लाइड देखिएगा, कुछ चीज समझ रहा है तो अगली क्लास को दोबारा उसको रिविजिट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगली क्लास में जो मैंने आपको टास्किंग है उसमें असाइनमेंट पे मैंने कुछ चीजें बताई थी, एक तो आप रिपीट भी करें तो इस हम क्लास में ले लेंगे। और आपने अपनी एक 5 मिनट प्रेजेंटेशन मुझे देनी है कि आप लाइन्स पे जो मैंने एक साइड पे क्या करना चाह रहे हैं, कैसे करना, ठीक है।
और उसके बाद तो कॉन्वेंट स्कूल की मदद से आपको प्रेजेंटेशन बना सकते जी सर जी गामा की मदद से करें, गामा यूज करें। लेकिन सर एक चीज हमेशा याद रखिए, जब भी आप यूज करें अनाउंस है, by request if you are using any tool, sending it to me, write it down कि I have used this tool to create this much thing. This is not the profit. Nobody stops you from that, but announce it. Because जैसे आप announce नहीं करेंगे, इसका मतलब है you are claiming it to be done by you. Which if it is not, it's not correct, so that would not be right. ठीक है? तो गामा को यूज करें और नेटलिंक को यूज करें, प्रेजेंटेशन डॉट ए को यूज करना चाहे करें, ब्यूटीफुल डॉट ए को यूज करना चाहे करें, कैनवा डॉट ए को यूज करना चाहे करें, बट मेंशन इस तरह का ग्रेड्स ऑफ बाइक पर हम टेस्ट करके वो अप्लाई करते हैं कि जाकर अगर मशीन लर्निंग मॉडल रिपोर्ट वाली जगह पर एक मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करें उसके वेट्स एंड बाइस को साफ कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन सोल्यूशन वो भी एग्जिस्ट करता है कि वहां से आप वेट्स बाइसेस को वहां ले आए और या मैनुअली सॉल्व करके टोटली वैल्यूज को, क्योंकि ये सिंपल प्रॉब्लम था, इट कुड नॉट बी डन बाय मैथ मेंटल मैथ, तो उस तरीके से। लेकिन आपका बिल्कुल ठीक है, ट्रांसफर लर्निंग किसी भी ट्रांसफर लर्निंग से एग्जैक्टली ये चीज नहीं। ट्रांसफर लर्निंग ये है कि आपका एक बॉडी है जो कि खास सेट ऑफ डाटा पे ट्रेन हुआ है और रिजल्ट्स दे रहा है, और आप उस मॉडल को ट्रेन मॉडल को उठाएं और अपने छोटे सी डाटा के ऊपर उसको आप ट्रेन करें, फाइन ट्यून करें, इसको ट्रांसफर लर्निंग। क्या आपने किसी और लर्निंग को ट्रांसफर किया है टुवर्ड्स योर डाटा, कुछ हो चुकी है मेरे डॉक्टर ने काफी लाभ कर रही है, वो बहुत अच्छे हो चुके हैं, लेकिन सिर्फ आपके डाटा के लिए उनको आपने समझा दिया कि ये भी है जी, इसको आप देखो। लाइक जहाजों की इमेजेस के बाद ऑलरेडी है, आपने कहा कि मैंने भी जहाज बनाया हुआ है, ये भी जहाज ही है, तो वो उसको अपने डाटाबेस में इंक्लूड कर दें। और अगर उसके लिहाज से कोई माइनर उसने ट्वीकिंग करनी है अपने वेट्स के अंदर तो वो कर लेगा, हो सकता है ना करे, उसको ऑलरेडी सिमिलर चीज हो। यानी अदर दैट डेटा सेट आप उसको एरोफॉइल डेट वो कोई कॉम्प्लिकेशंस करके जी। क्लेम कर रहा है कि मैंने ये कॉम्प्लिकेशंस। तो इस तरह से कि ऑलरेडी एरोफॉइल्स पे वो ट्रेन है, जो कुछ और एरोफॉइल्स है, आपने अपने एरोफॉइल्स भी उसको दिखा दिए जो कि आपके ख्याल से उसने नहीं देखे, हो सकता है उसने देखे। एक्यूरेसी उसकी वेरी करेगी थोड़ी सी। एक्यूरेसी की पॉइंट यहाँ पे है नहीं सर, आप इसे ये कर रहे हैं कि आप उसको खुद ट्रेन नहीं कर रहे, क्योंकि किसी ऑर्गेनाइजेशन ने वो हैवी नेटवर्क ट्रेन करके रखा हुआ है, आपने उसको सिर्फ पिक किया और अपने डाटाबेस को उसको दिखा दिया और उसे रिजल्ट करें, तो यू आर सेविंग योर टाइम। पेंस को ये काम करें दिस फॉर्म हाँ वो मतलब उसमें अगर नाम देखा होता हो कितना आपको सवाल तो इसकी भी तो आप देखती भी नहीं है। असल में सर जो पेन जिसका आप नाम ले रहे हो ना, वो एक टाइप ऑफ नेटवर्क है जो कि फिजिकल एस्पेक्ट्स, फिजिकल इक्वेशंस के लिहाज से डाटा क्रिएट करता है, सिंथेटिकली डाटा बना लेता है और फिर उन फीचर्स को एज अ फीचर लेके आउटपुट देना शुरू करता है। तो वो मतलब स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए ट्रेन नहीं हो रहा होता है, तो अगर एरोफॉइल की एरोफॉइल के लिए ज्यादा ट्रेन होगा तो इसको ऐसे आपका क्वेश्चन क्या है, अगर जीरो पॉइंट की अलग से कि मैं समझा नहीं, तो आपसे अलग से किसी सवाल से लेंगे रहेंगे वैसे बात कर। इस हिसाब के धन्यवाद क्योंकि ट्रेन पर वही दिखाएंगे या और दिखाएंगे तो नहीं सब इधर ये से कंप्लीट कर रहे हो तो जो चीज इस पे नहीं भी देखी डाटा नहीं मिली उसको भी सही प्रिडिक्ट कर रहे हो लेकिन किस बेस पे कर रहा हूँ, और उसकी ट्रेनिंग किस पे हुई भी है उसके बाद क्या चीज है जिसको और आसान क्वेश्चन जो है क्वेश्चंस क्या होते हैं। क्वेश्चन इनफैक्ट एक ऐसी चीज है जिसके पास बहुत सारा डाटा है। क्वेश्चन इज समथिंग व्हिच गिविंग यू द रिलेशनशिप। तो इक्वेशन का मतलब ये होता है कि डाटा नहीं है लेकिन डाटा है। भाई आपके पास एक्स है, वाई निकालता जाएगा वो आपके लिए, ठीक है। तो इक्वेशन का मतलब ये कि उसने आपको एक सिंथेटिक डाटा सोर्स दे दिया, ठीक। तो इस तरह से पूछ सकते हैं। लेकिन ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन, एनीथिंग, एनी क्वेश्चन? और आई थिंक क्लोज, ठीक है, टेक केयर। सर अल्लाह हाफिज़। एक मैं क्लोज करूँ, आपने मैंने जवाब नहीं दिया आपको उसके ऊपर। और सर अगर आपको देखना है ताकि वीकेंड पे आप मुझे गो नो गो दे दें ताकि मैं देख लेता